इस सरकार कह रही थी इंच भर पीछे नहीं हटेंगे, सुनने वाले सुन लो, विरोध करने वाले, लेकिन 9 संशोधन कर डाले। यही सरकार कह रही थी इंच भर पीछे नहीं हटेंगे, और क्या क्या पता आपको, कह रही है 1.5 साल के दिल होल पे डालते। यही सरकार कीले गाड़ती उखाड़ रही है। और मैं बताता हूँ, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, ये जीतेंगे, लोकतंत्र जीतेगा। और आप इससे सीखेंगे कि सच के लिए जो भी लड़ा है, आज आपको कहा जाए कुछ देर के लिए ऐसे लोग कहा जाता है। अब उनको इलाज की जरूरत है, क्योंकि देखिए हर संस्था में उनकी गलती नहीं है। हर संस्था में 60 के बाद रिटायर कर दिया जाता है। कोई भी ऐसा संस्था आप देख रहे हैं जिसमें कि 60 के बाद किसको रखा जाता है, क्योंकि उसके बाद से दिमाग काम करना कम कर देता है। और वैसे भी ज़्यादा दिन के हो गए, इनका दिमाग अब काम नहीं कर रहा है। इनको अपने इलाज कराना चाहिए और घर बनना चाहिए, प्रधानमंत्री से त्याग पत्र दे देना चाहिए। मैं कहना था, जब डीएसपी देवेंद्र सिंह पकड़ा गया, तो डीएसपी देवेंद्र सिंह जब वो पकड़ा गया था उस समय वो एक बात बोला था, एक सेंटेंस, कि इस तरीके से मत करो, सारा खेल बिगड़ जाएगा। तो वो कौन से खेल की बात करना चाह रहा है, आपको क्या लगता है? खेल वही चुनाव आया था ना, खेल तो वही था ना। जब जब चुनाव आता है तो कुछ न कुछ एकरमात दिखाते हैं। इतना आरडीएक्स उस जगह पे कैसे पहुंच गया जहाँ पे इतने मेटल डिटेक्टर और वहाँ के सैनिकों को भी चेक करके भेजा जाता है? टोटली करवाया गया है, कार्य है। मैं ऐड करना चाहूँगा कि जिस जगह पे ये हमला हुआ है उसी जगह पर डीएसपी देवेंद्र सिंह उस समय ड्यूटी पर तैनात थे। तो इसका क्या कुछ लिंक है, कुछ जुड़ाव? सारा जुड़ाव है। क्या पोल खुल नहीं गया क्या? अभी भी चार्ट लीक हुआ, उसे भी पता नहीं चल गया। ये तो देश को पता चल गया। बच्चे अभी जो आने वाला उसे भी पता चल गया। और ये इतना देर से इसका जांच नहीं बैठा है, दबा कर रखे हुए हैं, इसे पता नहीं चल गया लोगों को कि इनका किया कराया। इसमें क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अर्नब गोस्वामी जो है वो कोई ज्योतिषी हो जिनको पहले से मालूम पड़ गया? बिल्कुल बिल्कुल, इनके पास सारे ज्योतिषी तो इकट्ठे हुए हैं। मैं कह रहा हूँ कि न्यायपालिका से मैं करूँ, इनको बर्खास्त कर दे। आप देखिए जिस तरह से सब हो रहा है, तो न्यायपालिका क्यों नहीं बर्खास्त कर देती है? लेकिन उसी न्यायपालिका से एक निकल करके जब राज्यसभा में सांसद बन जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, तब इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपको एक बात बताना चाहूँगा जो कि शायद इस देश के अंदर बहुत सारे लोगों से और खासकर सैनिकों से छुपाई गई है या फिर उन तक पहुँची नहीं है, जिसका एक लेटर मेरे हाथ में लगा है। तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति जो सेक्युलरिज्म को प्रमोट करने वाले व्यक्ति, जो देश की आज़ादी की लड़ाई में लड़ने वाले व्यक्ति, जिनको श्रीमान गांधी जी के नाम से जाना जाता है, जो हमारे देश के फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानी हैं और भारत रत्न स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके अस्पताल का नाम चेंज करने के पीछे आप क्या मकसद समझते हैं? तमाम जर्नलिस्ट और आपने एक्टिविस्ट का जिक्र किया, तो ऐसे में जब मुझे लगता है कि जब मैं कभी भी किसी आंदोलन में सपोर्ट करने के लिए जाऊँ या कुछ रिसर्च करने जाऊँ या फिर कोई भी गलत नीति का सरकार का विरोध करूँ, तो मेरे ही सर्कल, मेरे दोस्त सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में लोग मुझे कहते हैं कि तुम तो एंटी नेशनल हो, तुम तो देशद्रोही हो। तो मुझे बड़ा तकलीफ होती है कि यार मतलब बार बार कुछ भी बात कहो तो आप देशद्रोही हो, आप एंटी नेशनल हो, अर्बन नक्सल हो, आप जो है खालिस्तानी, आतंकवादी, पाकिस्तानी, फॉरेन पंडित, पता नहीं आप क्या क्या हो। जमीन तुम्हारी है, धमक हमारी, आगाज तुमने के अंत हम करेंगे। जो भरा नहीं है भाव से, जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं हुआ पत्थर जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। फूल भी हुए हैं, सुन लो विरोधियों, फूल भी हुए हैं, खुशबू समंदर भी हुए हैं। जब जब दुनिया ने सताया तो पत्थर भी हुए हैं। दिल में बुलबुल हो, आप बता रहे हो स्पेशली, दिल में बुलबुलें हो तो आसमां को झुकते देखा है, वो बाजुओं में दमखम तो पहाड़ों को हिलते देखा है। नहीं चूम लेती मेरे प्यारे भानु जी, नहीं चूम लेती मंजिलें यूं ही किसी के कदमों को। तूफान जो सो तमन्नाओं में मुश्किलों को ढलते देखा है, मुश्किलों को ढलते देखा है। आगे बढ़िए, जीतिए, विजय आपके कदम चूमेगी। लोकतंत्र में आप एक मजबूत अपने योगदान दे रहे हैं। कहना चाहूँगा उन सत्ताधारी नेताओं से कि जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। यही जो लोग आंदोलन में अभी आ रहे हैं, तो ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। और यही जब 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में इकट्ठे हो रहे थे, तो वो जो है कि देशभक्त थे। सुधर जी, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आपको शायद याद होगा कि जब CA/NRC के प्रोटेस्ट के समय पर प्रधानमंत्री जी का एक स्टेटमेंट आया था कि दंगाई जो हैं उनको आप उनके कपड़ों से ही पहचान लीजिए। हाँ। तो मैं जानना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी कपड़ों से कैसे पता लगाते हैं और क्या पता लगाते हैं, और इन्होंने जो है ये जो शिक्षा है कहाँ से ग्रहण करी है? हाँ, वही तो मैं भी बोल रहा हूँ। उन्होंने तो बेचा तो चाय है, उनका कारोबार क्या था, चाय बेचने का। और इस तरह के कैसे मतलब भागने लगे कि कपड़ों से पहचान लेते हैं कि लोग
किस तरह के लोग हैं, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है या उग्रवादी हैं, तो उनका जो कैरेक्टर जो ढीला हो गया, और मैं तो ये समझता हूँ कि उनको इलाज कराना चाहिए अभी। अब उनको इलाज की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए हर संस्था में उनकी गलती नहीं है। हर संस्था में 60 के बाद रिटायर कर दिया जाता है। कोई भी ऐसा संस्था आप देख रहे हैं जिसमें कि 60 के बाद किसी को रखा जाता है, क्योंकि उसके बाद से दिमाग काम करना कम कर देता है, और ये उससे भी ज़्यादा दिन के हो गए, इनका दिमाग अब काम वाम नहीं कर रहा है। इनको अपने इलाज कराना चाहिए और घर बनना चाहिए। प्रधानमंत्री से त्याग पत्र दे देना चाहिए, ताकि कोई अगर जो युवा वर्ग का कोई। कई लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी बड़े दयालु हैं, कभी मोर को दाना खिलाते हैं, कभी तोते को दाना खिलाते हैं, तो कभी किसी और को दाना खिलाते हैं, तो कभी चिड़ियाघर में चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़े दयालु हैं। 44 सैनिकों को इन्होंने क्या करवाया आपको पता ही है। 44 सैनिक जो शहीद हुए, वो कैसे शहीद हुए, हमारे पास ये बैठे हुए हैं। अगर जो पूछेंगे तो पूरा विवरण दे देंगे। आप ये आरोप कैसे लगा पा रहे हैं कि ये जो है इसमें यहाँ अपने सरकार में से किसी का हाथ है, ये आप किस आधार पर कह रहे हैं? अरे बिल्कुल हाथ है, किसी का हाथ नहीं है, इस सरकार का हाथ है। अभी तक ये बताइए जांच क्यों नहीं हुई? 44 सैनिकों का जो शहीद हुए, उनका अभी तक जांच क्यों नहीं बैठी? एक सुशांत का अब जो आत्महत्या किया, उसकी तो तुरंत सीबीआई जांच बैठ गई। सिंह का क्या हुआ? हाँ, डीएसपी देवेंद्र सिंह का आप बताइए, आप ही बताइए ना क्या हुआ। नहीं, आप मेरे को तो पता है कुछ नहीं हुआ, उनका आदमी था तो कुछ नहीं हुआ। आप बताइए क्या किए? तक दाखिल नहीं हो रही। हाँ, तो वही तो मैं भी बोल रहा हूँ कि आप खुद बताइए क्या हुआ, क्या बिगाड़ पाए, क्या किए, क्योंकि उन्हीं के आदमी थे वो। तो इसलिए जो है कि इसकी जांच बैठाएंगे तो सारे ये फंसेंगे। तो जांच क्यों बैठाएंगे? इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट का उस समय कहना था, जब डीएसपी देवेंद्र सिंह पकड़ा गया था, हाँ, तो डीएसपी देवेंद्र सिंह जब वो पकड़ा गया था, उस समय वो एक बात बोला था, एक सेंटेंस, कि इस तरीके से मत करो, सारा खेल बिगड़ जाएगा। तो वो कौन से खेल की बात करना चाह रहा है, आपको क्या लगता है? खेल वही चुनाव आया था ना, खेल तो वही था ना। जब जब चुनाव आता है तो कुछ न कुछ एकरमात दिखाते हैं जी, बात समझ रहे हैं। तो उसमें 44 को शहीद करा दिए, और शहीद का दर्जा भी नहीं दिए हैं। शहीद तो हम और आप बोल रहे हैं ना, वो शहीद का दर्जा दिया भी कहाँ गया है? तो सुविधा जी, एक्चुअली आप लोग जो हैं अक्सर इन सरहदों पर रहते हैं, आप देखते हैं कि वहाँ की सिक्योरिटी क्या होती है। जिन जगहों पर किसी मतलब वहाँ के सैनिकों को भी जब वो लोग जा रहे होते हैं तो उनकी भी एक तरीके से चेकिंग होती है। उस जगह पर इतना सारा आरडीएक्स कैसे गया? आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह और किसकी लापरवाही रही होगी? या किसी का हाथ रहा हो या फिर नहीं रहा हो, कोई गलती हुई है, चूक हुई है, क्या हुआ है? आपको क्या लगता है इसके पीछे इतना आरडीएक्स उस जगह पे कैसे पहुंच गया जहां पे इतने मेटल डिटेक्टर और वहां के सैनिकों को भी चेक करके भेजा जाता है? टोटली करवाया गया है और कार्य है। मैं ऐड करना चाहूँगा कि जिस जगह पे ये हमला हुआ है, उसी जगह पर डीएसपी देवेंद्र सिंह उस समय ड्यूटी पर तैनात थे। तो इसका क्या कुछ लिंक है, कुछ जुड़ाव है? सारा जुड़ाव है। क्या पोल खुल नहीं गया क्या? अभी भी चार्ट लीक हुआ, उससे भी पता नहीं चल गया। ये तो देश को पता चल गया। बच्चे हो गया अभी जो हाँ अनु वाला, उससे भी पता चल गया। और ये इतना दिन से इसका जांच नहीं बैठा है, दबा कर रखे हुए हैं। इसे पता नहीं चल गया लोगों को कि इनका किया कराया। इसमें क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अर्नब गोस्वामी जो हैं वो कोई ज्योतिषी हों जिनको पहले से मालूम पड़ गया? बिल्कुल बिल्कुल, इनके पास सारे ज्योतिषी तो इकट्ठे हुए हैं, सारे इनके पास ज्योतिषी हैं। बाकी जो है कि खालिस्तानी पाकिस्तानी टुकड़े टुकड़े होंगे, वही तो है। तो आप प्रधानमंत्री से एक सैनिक, पूर्व सैनिक होने के नाते आप और मणिदेव जी, आप भी क्या आप प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहेंगे या हमारी न्यायपालिका से कुछ निवेदन करना चाहेंगे आप लोग? हाँ, हम यही प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहेंगे कि तीनों बिल जितना जल्दी हो सके वापस ले लें और अपना इलाज करा लें। आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? अब तो जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस उतर आए हैं दलदल में, और हमें आंदोलन जीवी परजीवी और जो है क्या जमाती और खींच निकाल रहे हैं, हम तो निवेदन करने लायक नहीं, और निश्चित रूप से गुमराह हो रखे हैं या किसी ने गुमराह कर दिया है। मैं तो चाहूँगा कि जल्दी जल्दी इस पर विश्व मानवाधिकार आयोग और संयुक्त राष्ट्र संघ संज्ञान में ले, यहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना करे। अगर हमारे कुछ लोग कर सकते हैं तो ये तो हमारा आंतरिक मामला है, बार बार आंतरिक मामला। मैं ये यूनाइटेड नेशन की परिभाषा, जब किसी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती है, कोई वहाँ तंत्र काम नहीं करता, न्यायपालिका, मैं कह रहा हूँ कि न्यायपालिका से मैं करूँ, इनको बर्खास्त कर दे। आप देखिए जिस तरह से सब हो रहा है, तो न्यायपालिका क्यों नहीं बर्खास्त कर देती है? कई मामलों में ऐसा हुआ, जब भारतीय लोकतंत्र 77 में जब इंदिरा गांधी, तो चीज़ें देखिए। लेकिन उसी न्यायपालिका से एक निकल करके जब राज्यसभा में सांसद बन जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, तब इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, यही तो मैं कहता हूँ, अब हो व्यवस्था परिवर्तन की बात। मैं कहता हूँ कि जब मैं इसका सोल्यूशन दे रहा हूँ, जब किसी जगह सुप्रीम बन जाइए, फिर आपको
कोई पद नहीं, कोई आप राजनीतिक दुनिया में नहीं जा सकते। अभी इन्होंने क्या किया, आप तो वहीं तक सीमित है ना, एक सेना जनरल को आप CDS बना दिए। तो जब प्रमोशन की लालच सबको होती है ना, सरकार के साथ रहेगा। अब 5 साल उसके साथ जो सेना नायक थे, अध्यक्ष थे, अभी CDS बन गए, फिर वही विचारधारा। तो इन्होंने कहीं ना कहीं उसके बाद जज के बाद उसको नहीं मिलना चाहिए, पद समाप्त होना चाहिए। और डायरेक्टर जनरल आप है किसी डिपार्टमेंट के, तो उसके बाद समाप्त, उनको बनाया इतना लालच बनाते हैं, सरकार काम करते हैं वही जो कहती है, फिर उसके लालच में सब गलत काम करते हैं। मैं मणिदेव जी आपको एक बात बताना चाहूँगा जो कि शायद इस देश के अंदर बहुत सारे लोगों से और खास करके सैनिकों से छुपाई गई है या फिर उन तक पहुँची नहीं है, जिसका एक लेटर मेरे हाथ में लगा है। शायद आपको पता होगा कि फरीदाबाद में एक अस्पताल है जिसका नाम है BK हॉस्पिटल, बादशाह खान अस्पताल जी। इसका नाम बदल करके अटल बिहारी वाजपेयी अस्पताल कर दिया गया। नाम चेंज करने का सिलसिला लगातार चल रहा है, वो एक अलग बात है, लेकिन ये विषय महत्वपूर्ण है क्योंकि बादशाह खान ये कौन थे? बादशाह खान नाम है अब्दुल गफ्फार खान, पाकिस्तान से गांधी के नाम से सीमांत गए, जो कि भारत के स्वतंत्रता सेनानी, भारत रत्न स्वतंत्रता सेनानी। जी जी बिल्कुल। इनके नाम को बदल करके बीजेपी क्या साबित करना चाहती है, एक तो ये सवाल है। साथ ही ये भी बताना चाहूँगा इस बारे में कि जब देश का पार्टीशन हुआ था तब अब्दुल गफ्फार खान साहब जेल में बंद थे जी। आंदोलन के दौरान उनको जेल में बंद कर दिया गया था और पार्टीशन के बाद में जब ये जेल से बाहर आए थे, पार्टीशन के बाद में, तब इनका स्टेटमेंट था और इन्होंने सरकार से, भारत सरकार से ये कहा था कि आपने मुझे किन भेड़ियों के सामने डाल दिया। इसका मतलब साफ है कि वो इसके विरोधी थे बंटवारे के। और उसके अलावा जेल में रहते हुए उन्होंने गीता का भी प्रचार किया है, गुरु ग्रंथ साहिब का प्रचार किया है, कुरान का प्रचार किया, उन्होंने सारे रिलीजन पढ़े हैं। तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति जो सेक्युलरिज्म को प्रमोट करने वाले व्यक्ति, जो देश की आज़ादी की लड़ाई में लड़ने वाले व्यक्ति, जिनको सीमांत गांधी जी के नाम से जाना जाता है, जो हमारे देश के फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानी हैं और भारत रत्न स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके अस्पताल का नाम चेंज करने के पीछे आप क्या मकसद समझते हैं? जी, असली भारतीय लोकतंत्र तो यही है, जिस सीमांत गांधी जैसे आपको अशफाकुल्ला खां, वीर अब्दुल, ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे, आपको भगत सिंह, तो ऐसे लोग बहुत से मिल जाएंगे जो विभिन्न धर्मों के लोगों लड़ाइयाँ लड़ी। फिर ये किसी क्यों, तो मैंने यही कहा था, प्रश्न पहले ही प्रश्न का उत्तर दे दिया था कि इस देश में विचारधारा चल रही है RSS की, हिंदू राष्ट्र, सब चीज़ों को खत्म करके सिर्फ हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है, जबकि ये देश को सभी ने मिलकर लड़ा है, सभी ने। तो ऐसा नहीं हो सकता है, बिल्कुल गलत है। और ऐसा थोप रहे, वो आजीवन प्रधानमंत्री बनने की भी चल रही है चाल कि आजीवन प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाया जाए। वो तो कई लोगों ने कह दिया है कि बस, तो भाई यही जो बोल रहे क्यों, क्या चल रहा है, यही इसीलिए सब नाम ग्राम और सारी चीज़ें उसी हिसाब से राजनीति चल रही है, नीति चल रही है कि वही बनाया जाए। लेकिन मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, ये देश तिरंगे का रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई उन्हीं का रहेगा। और जब जब ये आक्रमण करे तब खड़ा हुआ। देखिए ये आंदोलन है, अब किसान आंदोलन नहीं रह गया है, ये जन जागृति आंदोलन हो चुका है और ये बहुत दूरगामी परिणाम मील के पत्थर साबित होंगे। इससे बहुत से रास्ते हम तय करेंगे। तो अब जो इन्होंने अभी तक जो आपने बात की थी कि स्वतंत्रता संग्राम के बाद जो 52 में हमें सब चीज़ मिला, उसके बाद हम कहाँ थे, परदादा रोड पे थे, दादाजी रोड, आज हमारे पिताजी रोड पे, कल औलादें होंगी, नहीं। अब यही आंदोलन, ये व्यवस्था, सत्ता परिवर्तन व्यवस्था, आप जैसे लोगों का मैं चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा तमाम रिटायर्ड जजों से, बुद्धिजीवियों से, पत्रकार जो इस क्षेत्र में है, एक्टिविस्टों से, कि वो लोग आए, एक ऐसा विजन तैयार करें कि 5 साल की शक्ति उनको जो दे देते हैं, हम गिरवी रख देते हैं, फिर 5 साल के बाद प्रयोग करनी पड़ती है। हम बीच में भी उनको जैसे भगत सिंह, राइट टू रिकॉल, ऐसे चीज़ों को मैं नहीं कहता, ऐसी चीज़ों का विकसित किया ताकि हम उनको अपदस्थ भी कर सके। इस तरह की तंत्र विकसित किया जाए और जब जब भारत पर ऐसे लोगों का आक्रमण होगा, एक विचारधारा थोपा जाएगा तो हम वो खींच के उतार देंगे। वही विचारधारा चल रही है। जी विजय जी, आपने बीच में जो बात, आपने निवेदन जो किया जिसमें आपने जज और कई तमाम जर्नलिस्ट और आपने एक्टिविस्ट लोगों का जिक्र किया जी, तो ऐसे में जब मुझे लगता है कि जब मैं कभी भी किसी आंदोलन में सपोर्ट करने के लिए जाऊं या कुछ रिसर्च करने जाऊं या फिर कोई भी गलत नीति का सरकार का विरोध करूं, तो मेरे ही सर्कल, मेरे दोस्त सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में लोग मुझे कहते हैं कि तुम तो एंटी नेशनल हो, तुम तो देशद्रोही हो। तो मुझे बड़ा तकलीफ होती है कि यार मतलब बार बार कुछ भी बात कहो तो आप देशद्रोही हो, आप एंटी नेशनल हो, अर्बन नक्सल हो, आप जो है खालिस्तानी, आतंकवादी, पाकिस्तानी, फॉरेन पंडित, पता नहीं आप क्या क्या हो। सर मैं आपको सैल्यूट करना चाहूँगा, ये कहना चाहूँगा, मैं आपको एक एनर्जी के लिए कुछ शब्दों में एक कहानी दे देता हूँ कि एक वैज्ञानिक, एक व्यक्ति बोलता है कि आप बैठे रहिए, मैं आपको कलकत्ता उनसे बात करा दूंगा। तो 99 लोग कहते हैं पागल हो गया क्या,
ये बेकार की बातें, क्या उलझुल की बात, ऐसा हो सकता है क्या? उसने टेलीफोन का आविष्कार कर दिया। कोई व्यक्ति बोलता था कि यहाँ मैं बटन दबाऊंगा उजाला हो जाएगा, बोला ये पागल हो गया क्या, बेकार की बात क्या। कोई 99 आदमी कहते रहे कि नहीं, लेकिन अकेला वो व्यक्ति सोचता रहा कि नहीं मैं करूंगा, और उसने बल्ब का आविष्कार कर दिया। तो यही होता है, 99 आदमी आपको गलत कहते हैं, मत सुनिए, आप आंख पे रखिए, मानवता परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम अगवाई। अगर किसी व्यक्ति को चोट पहुंचती है सपने भी, उस कार्य को मत करिए, बाकी आप विजयी हैं। 99 लोग क्या सोच रहे हैं मत ध्यान दीजिए, अपने लक्ष्य पर बढ़िए और आपको लक्ष्य मिलेगा। उसी में आपको बता देना चाहूँगा, यहीं पे इस सरकार कह रही थी कि इंच भर पीछे नहीं हटेंगे, सुनने वाले सुन लो, विरोध करने वाले, लेकिन 9 संशोधन कर डाले। यही सरकार कह रही थी इंच भर पीछे नहीं हटेंगे, और क्या क्या पता है आपको, कह रही है 1.5 साल के बिल होल्ड पे डालते। यही सरकार किले गाड़ती उखाड़ रही है, और मैं बताता हूँ हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। ये जीतेंगे, लोकतंत्र जीतेगा, और आप इससे सीखेंगे कि सच के लिए जो भी लड़ा है। आज आपको कहा जाए कुछ देर के लिए ऐसे लोग कहा जाता है, ये तमाम गलत साबित करता है, लेकिन कृष्ण पे भी कलंक लगा था, राम पे भी कलंक लगा था, लेकिन अंत माना जाता है। इसका अंत के बाद लोग निर्णय करें तो बेहतर होगा कि कौन आतंकवादी था, कौन देशद्रोही था, कौन देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त था। अभी तो लड़ाई बाकी, अभी तो चंद भर गज भर जमीन आपी है, पूरा आसमान बाकी है। अभी तो 76 दिन हुआ है, हमने 2 अक्टूबर का ऐलान किया, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। जमीन तुम्हारी है, धमक हमारी, आगाज तुमने, क्या अंत हम करेंगे। जो भरा नहीं है भाव से, जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं हुआ पत्थर जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। फूल भी हुए हैं, सुन लो विरोधियों, फूल भी हुए हैं, खुशबू समंदर भी हुए हैं, जब जब दुनिया ने सताया तो पत्थर भी हुए हैं। दिल में बुलबुल हो, आप बता रहे हो स्पेशली, दिल में बुलबुलें हो तो आसमां को झुकते देखा है, अहो बाजुओं में दमखम तो पहाड़ों को हिलते देखा है। नहीं चूम लेती मेरे प्यारे भानु जी, नहीं चूम लेती मंजिलें यूं ही किसी के कदमों को, तूफान जोशो तमन्नाओं में मुश्किलों को ढलते देखा है, मुश्किलों को ढलते देखा है। आगे बढ़िए, जीतिए, विजय आपके कदम चूमेगी। लोकतंत्र में आप एक मजबूत अपने योगदान दे रहे हैं, आपको मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया मणिदेव जी आपका और सूबेदार जी आपका। आप लोगों से बात करते हुए बड़ा अच्छा लगा, और आपकी एक आखिरी बात जो आपने मानवता के ऊपर कही है, बहुत ही अच्छी बात हमको लगी। और यही बात से हमारा जो सोच है, ह्यूमैनिटी के सफ़र में हमारा जो मिशन है, वो दर्शकों को अंत में यही मैं कहना चाहूँगा कि आप ध्यान रखें वही बात, नेकी कर दरिया में डाल। सबसे पहले हम इंसान हैं, सबसे पहले हम इंसान हैं, इंसानियत ही हमारा धर्म है। सबसे पहले हम इंसान हैं, उसके बाद हम भारतीय हैं, उसके बाद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इंसान हैं और इंसानियत ही हमारा धर्म है। अंत में मैं कहना चाहूँगा उन सत्ताधारी नेताओं से कि जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। इंसानियत जिंदाबाद।